सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या है कि अभी अप्रैल 2025 में किस यूरोपीय देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपना मानद नागरिक बनाया है? तो सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। एक्चुअली में अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 7 से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर गई हुई हैं। तो जब वो पुर्तगाल गई पहले, तो पुर्तगाल की जो कैपिटल है लिस्बन, तो लिस्बन शहर का मानद नागरिक उनको बनाया गया और उन्हें लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित की ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। आपको बता दूं 27 सालों के बाद कोई भारतीय राष्ट्रपति है जो कि पुर्तगाल की यात्रा पर गया। आखिरी बार 1998 में के.आर. नारायणन ये पुर्तगाल की यात्रा करने वाले आखिरी भारतीय राष्ट्रपति थे। उनके बाद अब गई हैं 2025 में भारतीय राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। और वहां पर उन्होंने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना के 50 साल पूरे होने के अवसर पर हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने एक डाक टिकट भी जारी किया है और इस डाक टिकट में राजस्थान की कालबेलिया पोशाक को दर्शाया गया है। तो ये आप याद रखना। अच्छा, यहाँ पे एक होमवर्क प्रश्न आपको दे रहा हूं, एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। आप मुझे बताओ कालबेलिया जो डांस है इसे यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था। चलो ये मैं आपको बताता हूं कब शामिल किया था, 2010 में। ये है कहां का? आप बताओ कालबेलिया डांस कहां का है? बहुत सिंपल प्रश्न पूछ लिया मैंने। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो आंसर होगा अरुण पल्ली को। तो न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में जो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं कौन? ताशीर रबस्टन, वो 9 अप्रैल को यहाँ पे रिटायर्ड हो रहे हैं। और ये जो अरुण पल्ली हैं ये कौन है? ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं जो अब जल्दी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया? तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, यानी कि पुरी के जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा। देखो यूनेस्को 2 तरह की लिस्ट जारी करता है, अमूर्त धरोहर वाली और मूर्त धरोहर। अमूर्त धरोहर यानी कि इंटेंजिबल साइट्स, मूर्त धरोहर यानी कि टेंजिबल साइट्स। अंतर क्या होता है? टेंजिबल मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल जिसे अपन छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं बस। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण ले लो, जैसे कि कोई त्योहार हो गया, मेला हो गया, फेस्टिवल हो गया, डांस हो गया, ये सब इसमें आते हैं। और इन दोनों के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो मूर्त धरोहर में अभी भारत की तरफ से 43 धरोहर इसमें शामिल हैं। 43 में भी अगर आप देखोगे तो ऐसे डिवाइड करोगे 35, 7 और 1। 35 तो सांस्कृतिक धरोहरें हैं, 7 प्राकृतिक नेचुरल साइट्स हैं और एक मिक्सचर है। और अभी लेटेस्ट 43rd नंबर की कौन सी बनी थी? मोइदम, जो कि असम में है। जो अहोम राजवंश के कब्रिस्तान है उन्हें मोइदम कहते हैं। बाकी अमूर्त धरोहर में इंटेंजिबल साइट्स में बात करें तो ये अभी भारत से टोटल 15 है। 15वां बना था गरबा डांस पिछले साल या 2023 में, ये था गुजरात का है। उससे पहले 14वां दुर्गा पूजा था पश्चिम बंगाल का। तो अभी केंद्र सरकार ने क्या किया कि उड़ीसा पुरी की रथ यात्रा को और कटक की बाली यात्रा को अपनी अमूर्त धरोहर की राष्ट्रीय सूची में, नेशनल लिस्ट में शामिल कर लिया है। इसे होगा क्या? इसे ये होगा कि अब जब भी यूनेस्को की बैठक होगी और भारत से अगर अमूर्त धरोहर में किसी को शामिल किया जाएगा तो वो इनमें से ही कोई एक होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? और वैसे आपको फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की हनवा एरोस्पेस के साथ K9 हॉवित्जर तोपों के आयात के लिए समझौता किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की एक एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है हनवा एरोस्पेस, और अभी उसी के साथ भारत सरकार ने K9 हॉवित्जर तोपों के लिए समझौता किया है। मतलब शुरू में ये हमें बना करके देगा, बाद में इसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही किया जाएगा। और इसके लिए भारत की तरफ से लार्सन एंड टुब्रो ने समझौता किया है। अच्छा, कितनी इस तरह की ये K9 हॉवित्जर तोपे हम खरीद रहे हैं? 100। और कितने में ये समझौता हुआ? $253.6 मिलियन में, या फिर उन्हीं की अगर करेंसी में बात करोगे साउथ कोरियन वॉन में तो 371.4 बिलियन साउथ कोरियन वॉन। अच्छा, अब यहाँ पे इसी तरह से कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा कि किस देश से हमने कुछ क्या हथियार खरीदे, किसको क्या बेचे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको साउथ कोरिया भी ले चलूंगा, और लार्सन एंड टुब्रो न्यूज में है तो वो भी देख लो। इसकी स्थापना होती है 1946 में मुंबई में। इसका मुख्यालय मिल जाएगा, CMD है शेखरीपुरम नारायणन सुब्रमण्यम।
आगे देख लेते हैं, ये रहा मैप में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल होती है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। अच्छा, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38 डिग्री पैरेलल कहते हैं, और इसकी स्पेस एजेंसी नहीं बनी है, उसका नाम है कासा, ध्यान रखना ये। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 150वीं अंतर संसदीय संघ महासभा का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान में। तो अभी हमारे लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, अभी उन्होंने 150वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट में भाग लिया है। ये समिट का आयोजन कहां पे हुआ? ताशकंद उज्बेकिस्तान में, 5 से लेके 9 अप्रैल 2025 तक। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बात करें, इसकी शुरू विश्व में जितने भी पार्लियामेंट है उनको जोड़ करके ये बनाया गया है। अच्छा, यहीं पे इसी बैठक के दौरान एक पॉइंट और याद रख कि बेलीज देश ये इसका 182वां सदस्य देश बना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ कि बेलीज जो कंट्री इसका नया सदस्य देश बना है, अब ये बेलीज कंट्री हमारे लिए एज ए स्टैटिक इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी कैपिटल क्या है। मुझे पता है आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको उसके लिए सर्च करना पड़ेगा। सर्च करना और लिखना, उससे आपको ये याद रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। और जितनी भी अभी तक कंट्रीज न्यूज में बनी हुई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, वैसे उन सभी की कैपिटल पे मैंने क्विज तैयार कर दी है, एमसीक्यू फॉर्मेट में इसकी क्विज तैयार कर दी है। तो बार बार आप वो क्विज लगाते रहिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट देश हैं जो न्यूज में रहते हैं, उनकी कैपिटल तो कम से कम आपको याद हो। कहां पे मिलेगी आपको क्विज? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे फ्री क्विज वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी बेलीज की आपको कैपिटल बतानी है। बाकी इस बार इसकी बैठक कौन से नंबर की हुई? 150वीं। लास्ट टाइम जो इसकी 149 नंबर की बैठक हुई थी, वो कहां पे हुई थी? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 1889 में हुई थी, पेरिस में। भारत भी क्या इसकी बैठक को होस्ट कर चुका है? क्या 2 बार मेजबानी कर चुका है, 1969 में और 1993 में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी किसने जापानी ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन आप जानते ही हो, ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, और अभी इन्होंने इस साल की जो तीसरी फॉर्मूला 1 रेस है, ये जापानी ग्रैंड प्री, इसका खिताब जीत लिया है। अच्छा, वैसे इस साल इससे पहले 2 कौन कौन सी हो चुकी है? एक तो ऑस्ट्रेलियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री का आयोजन हुआ था, उसको लैंडो नॉरिस ने जीता, वो मैकलैरेन के ड्राइवर है। और उसके बाद चाइनीज फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री हुई थी, उसको ऑस्कर पियास्त्री ने जीता, वो भी मैकलैरेन से हैं, मतलब मैकलैरेन कंपनी की गाड़ी चलाते हैं। और अब ये तीसरा हुआ जापानी ग्रैंड प्री, इसको जीत लिया मैक्स वर्स्टपन ने, ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। ठीक है, तो ये तो ध्यान में रखना ही सही। एक ये पॉइंट भी देख लो कि फॉर्मूला 1 अकेडमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अतिका मीर बनी है। ये नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में श्री राम सहाय पांडे का निधन हो गया भैया, उनका संबंध किससे है? तो आंसर होगा लोक नृत्य। तो भारतीय लोक संस्कृति के एक महान व्यक्तित्व पद्मश्री राम सहाय पांडे का अभी 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे मध्य प्रदेश के सागर जिले के प्रसिद्ध लोक नृत्य कलाकार थे। उन्होंने बुंदेलखंड के राय नृत्य को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी पहचान दिलाई। राय नृत्य ये पारंपरिक रूप से बेदिया समुदाय के द्वारा किया जाता है, जो कि एक हाशिए पर पड़ा समूह था और कभी आपराधिक जनजाति के रूप में जाना जाता था। तो उन्होंने राय नृत्य को एक कलंकित कला से एक सम्मानित कला में बदला, और इसी कारण से मतलब राय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2022 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वैसे उन्हें 1980 में नृत्य शिरोमणि की उपाधि भी मिली थी। तो नाम है श्री राम सहाय पांडे। इनका संबंध राई लोक नृत्य से है, याद रखना, मध्य प्रदेश के हैं ये। ठीक है, ये 2-3 मोटी मोटी बातें आप ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जीपी दृष्टि नाम से एक महत्वपूर्ण योजना किसने शुरू की है? तो आंसर होगा गुजरात ने। पहले जीपी दृष्टि की फुल फॉर्म देखो, गुजरात पुलिस ड्रोन रेस्पॉन्स एंड एरियल सर्वेलांस टैक्टिकल इंटरवेंशन। तो अभी गुजरात पुलिस ने जीपी दृष्टि नाम से एक परियोजना शुरू की है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो गुजरात पुलिस है वो ड्रोन के जरिए हवाई निगरानी रखेगी, सर्विलांस रखेगी, और जब पुलिस कंट्रोल रूम को किसी घटना की सूचना दी जाएगी तो पीसीआर वैन और ड्रोन बेस स्टेशन दोनों को एक साथ अलर्ट कर दिया जाएगा। तो मतलब बात वही है, ड्रोन के जरिए अब पुलिस निगरानी रखेगी, सर्विलांस करेगी कि क्या कहां पे क्या चीजें घटित हो रही है। फिर देखो अगले में पूछ रहे कि एनपीसीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सोहिनी राजोला को। तो अभी सोहिनी राजोला को एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। एनपीसीआई स्थापना होती है 2008 में, मुंबई में मुख्यालय है, लेकिन इसके एमडी सीईओ कौन है? दिलीप असबे हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं
कि नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला। 148 नंबर पे भारत को रखा गया नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। टॉप पे किसे रखा, फिर टॉप पे आयरलैंड को रखा है, दूसरे पे स्विट्जरलैंड और ग्रीस को रखा है। भारत को 148 नंबर पे रखा है कोमोरोस के साथ में, और सबसे लास्ट में 199 नंबर पे इन्होंने अफगानिस्तान को रखा है। तो जिस तरह से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हम पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह से ये एक और पासपोर्ट इंडेक्स है नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स। और अभी कल परसों ही मैंने आपको 2025 के सारे इंडेक्स से सूचकांक रिवाइज कराए थे, तो उन्हीं में से 2 प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, उससे पता लग जाएगा कि आपको कितना याद है नहीं है। एक तो बताओ अभी जो हैप्पीनेस इंडेक्स आया था उसमें भारत की रैंक क्या है और टॉप पे कौन है, और उसी तरह से जो भी टेररिज्म इंडेक्स आया था आतंकवाद सूचकांक, उसमें भारत की रैंक क्या है और टॉप पर कौन है, ये आप बता दो। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करके सपोर्ट जरूर करना। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि अभी कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित 2025 फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, सुदर्शन पटनायक को। फिर पूछा किस जहाज पर पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा मुंबई से रवाना किया गया, INS त्रिवेणी। और वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया 7 अप्रैल को। किस राज्य के नोलेर गुरेर संदेश को GI टैग मिला, पश्चिम बंगाल। चर्चा में रहे हितेश गुलिया का संबंध है मुक्केबाजी से। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहां पर हुआ, नई दिल्ली में। किस राज्य ने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया, हरियाणा। T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, विराट कोहली। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2025 में रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता, गोल्ड। और आखिरी प्रश्न पूछा केंद्र सरकार के द्वारा जीवंत गांव कार्यक्रम सेकंड को शुरू किया गया है, इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितने हैं, 100%। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है, तो आंसर होगा 12 नवंबर को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।